चाइना वॉच के एक और संस्करण में आपका स्वागत है। क्या ही खूब सप्ताह रहा है। भरपूर घटनाक्रम चीन के भीतर और चीन के बाहर। तो आइए चलते हैं चीन और दिखाते हैं कि क्या है आज के बुलेटिन में। पहली खबर, क्या एनवीडिया चिप्स की तस्करी हो रही है चीन में? पता चलेगा आज के बुलेटिन में। अमेरिका और चीन की तकनीकी जंग में एक नया अध्याय जुड़ा है, बताएंगे आपको एक घटनाक्रम। इसके बाद बात होगी चीन में जीडीपी के ताजे आंकड़े की, जिसने पूरी दुनिया के निवेशकों को चौंका दिया है, क्योंकि चीन का जीडीपी गिरा है लेकिन व्यापार के आंकड़े अच्छे हैं। फिर देखेंगे कि डीप सीक अपना खुद का चिप बना रहा है, क्या है तैयारी। हमेशा की तरह चीन के एक बाजार होकर आएंगे और इतिहास के पन्नों से वो नहर निकाल कर लाएंगे जिसे चीन ने बनाया और जो आज 1400 साल से भी बह रही है। मैं हूं अंशुमान और यह है आज के चाइना वाच का पहला हिस्सा, यानी जियो पॉलिटिक्स। इस हफ्ते ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स में चीन के नजरिए से तीन अलग अलग धाराएं बह रही थी और तीनों ही एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। पहली खबर लीजिए। एआई चिप्स को लेकर अब एक गुप्त जंग शुरू हो चुकी है। ताइवान की सरकारी जांच एजेंसियों ने इस हफ्ते 6 लोगों पर चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट में इल्जाम क्या है? करीब 22 अरब रुपए के इनवीडिया GB300 एआई सर्विसेज चिप्स की चीन में तस्करी। ये तस्करी अमेरिका के निर्यात प्रतिबंधों का उल्लंघन है। सिंगापुर में भी 4 और लोग पकड़े गए। इन्होंने डेल, सुपर माइक्रो, आसुस के सर्वर्स खरीदे, उन्हें दूसरी पैकेजिंग में छिपाया और चीन भेज दिया। ये मामला 1 जुलाई को दर्ज हुआ। रॉयटर्स और एआई की 10 जुलाई की रिपोर्ट कहती है कि कोई दो अलग अलग घटनाएं नहीं हैं। ये एक बड़ा गुप्त तंत्र है जो चीन तक वो तकनीक पहुंचा रहा है, अमेरिका जिसे रोक रहा है। अमेरिका का प्रतिबंध था चीन को रोकने के लिए, चीन का जवाब है रास्ता खोजो। चीन किसी तरह अपनी एआई चिप आने तक पीछे नहीं रहना चाहता। अब जियो पॉलिटिक्स की दूसरी खबर, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। मई 2026 में डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की बीजिंग की शिखर बैठक को याद कीजिए। शी और ट्रंप की मई की जो बैठक थी, उसमें संयुक्त व्यापार और निवेश के लिए कमेटीज बनाई गई थी। इस हफ्ते उनकी पहली बैठकें शुरू हुई हैं। ये कमेटीज तय करेंगी कि अमेरिका और चीन के बीच किन किन क्षेत्रों में टैरिफ फ्री ट्रेड हो सकता है। शी जिनपिंग का वाशिंगटन दौरा इस साल सितंबर में होना है। सीएसआईएस और कार्नेगी इंडाउमेंट के विशेषज्ञ मानते हैं कि अमेरिका और चीन मिलकर एक स्थायी कूटनीतिक सहयोग तंत्र बनाना चाहते हैं और राष्ट्रपति ओबामा के कार्यकाल के बाद अमेरिका और चीन के यह सहयोग की सबसे बड़ी पहल मानी जा रही है। हालांकि दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है, ताइवान पर असहमति है, चिप्स की जंग जारी है, लेकिन दोनों सीधे टकराव से बचना चाहते हैं। पर एक और खबर जो भारत की सुर्खियों में नहीं थी, लेकिन आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स इस वक्त आपके निवेश के लिए सबसे बड़ा जोखिम है। आपको याद होगा, जापान ने अप्रैल में अपने डिफेंस एक्सपोर्ट से प्रतिबंध हटाए थे, उदार किए थे। टोक्यो ने यह संकेत भी दिया है कि ताइवान पर चीन की किसी सैन्य कार्रवाई की स्थिति में वो दखल दे सकता है। दरअसल जापान एक मोगामी क्लास युद्धपोत ऑस्ट्रेलिया को बेचना चाहता है। न्यूजीलैंड से भी इसके लिए बात चल रही है और भारत भी जापान के इस नए डिफेंस तेवर का हिस्सा है। 14 जुलाई को भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह जापान के हिरोशिमा में कुरे नेवल बेस पर तस्वीरों में नजर आए। वे जापान के युद्धपोत जेएस नियोदी पर थे। जापान भारत को मोगामी फ्रिगेट बेचने की कोशिश कर रहा है। अगर आप डॉट कनेक्ट करना चाहें तो याद कीजिए कि हाल में जापान की प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आई थी। बीजिंग ने जापान की इस पहल पर तीखी प्रतिक्रिया की है। उन्होंने कहा है कि जापान का मिलिट्रिज्म यानी सैन्यवाद वापस लौट रहा है। आगे बढ़ने से पहले खबर और जोड़ लीजिए। 6 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया और फिजी ने एक प्रशांत क्षेत्र में एक नया समझौता किया है, जिसका नाम है ओशन ऑफ पीस अलायंस। यह प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने की कोशिश है। आपको याद है, पिछले सप्ताह हमने आपको बताया था कि चीन ने खुले प्रशांत महासागर में एक बैलिस्टिक मिसाइल उड़ाई थी। अब जियो पॉलिटिक्स और डिफेंस से निकलकर चलते हैं अर्थव्यवस्था की तरफ, और कई खबरें हैं यहाँ। यहाँ कई बड़े आंकड़े आए जिन पर पूरी दुनिया की नजर थी। अर्थव्यवस्था में ये हफ्ता कई बड़ी खबरों का था। 14 जुलाई को चीन के सीमा शुल्क महानिदेशालय गैक ने जून 2026 का ट्रेड डेटा जारी किया। ये आंकड़े ध्यान से सुनिए। निर्यात में साल दर साल 27% की बढ़ोतरी हुई है। ये अक्टूबर 2021 के बाद सबसे तेज एक्सपोर्ट ग्रोथ है। अनुमान था 18.2% बढ़ने का, चीन ने उसे बहुत पीछे छोड़ दिया। इंपोर्ट भी साल दर साल 36% बढ़ा है। ये जून 2021 के बाद सबसे बड़ा उछाल है। यहाँ भी अनुमान 24% का था, बढ़त रही 36%। और सबसे बड़ा आंकड़ा, चौंकाने वाला, चीन का ट्रेड सरप्लस $125 बिलियन पर है। मई में $105.40 बिलियन पर था। एक महीने में ट्रेड सरप्लस बढ़ा है $20 बिलियन।
इतनी जबरदस्त बढ़ोतरी क्यों? इसके दो कारण हैं। पहला, एआई हार्डवेयर की भूख बढ़ रही है। चीन के कारखानों को बड़े पैमाने पर चिप चाहिए और इसलिए ताइवान से आयात में 41% की बढ़ोतरी हुई है। दक्षिण कोरिया से आयात में करीब 85% की बढ़त हुई है और दोनों ही बड़े सेमीकंडक्टर प्रोड्यूसर हैं और चीन को एआई प्रोसेसर दे रहे हैं। दूसरा, अमेरिका के इंपोर्टर्स ने जमकर ऑर्डर किए। अभी मंगाओ बाद में महंगा पड़ेगा, ये सोच निर्यात के आंकड़ों में दिखाई दी है। ध्यान दीजिए, भारत के साथ चीन का व्यापार घाटा हर तिमाही बढ़ रहा है। ये जो 125 अरब डॉलर का सरप्लस आपको चीन के ट्रेड में दिख रहा है, उसका एक बड़ा हिस्सा भारत की आपकी जेब से जाता है, क्योंकि भारत चीन के आयात पर निर्भर है। ये सरप्लस मेक इन इंडिया की सुर्खियों पर एक टिप्पणी है, बाकी आप खुद समझदार हैं। अब दूसरी खबर और सबसे चौंकाने वाली खबर। 15 जुलाई को चीन में जीडीपी का आंकड़ा आया। यह ट्रेड डेटा का बिल्कुल उल्टा था। अप्रैल से जून के बीच चीन की अर्थव्यवस्था साल दर साल केवल 4.2% की दर से बढ़ी। पहली तिमाही में यह वृद्धि 5% थी। अनुमान था 4.5% का, अनुमानों से कम। 2022 की चौथी तिमाही के बाद यानी कोविड के बाद चीन की जीडीपी में यह सबसे कमजोर ग्रोथ रेट दिखाई दी है। चीन के नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैट्स के आंकड़े बताते हैं कि जून में रिटेल सेल में केवल 1% की बढ़ोतरी हुई। यानी तमाम कोशिशों के बाद भी चीन के लोग खर्च नहीं कर रहे हैं। पहली छमाही में रियल एस्टेट में निवेश 18% गिरा है। हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन अभी भी संकट में है और यही चीन की सबसे बड़ी दुखती रग है या सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन है। अब विरोधाभास को समझिए। एक तरफ 125 बिलियन डॉलर का ट्रेड सरप्लस, रिकॉर्ड निर्यात, और दूसरी तरफ 4.3% की जीडीपी ग्रोथ रेट, लक्ष्य से कम। चीन का निर्यात बढ़ रहा है, लेकिन घर के भीतर लोग खर्च नहीं कर रहे हैं। चीन के लोग अपनी जेब ढीली नहीं कर रहे हैं। एसेट मार्केट दबाव में है। रोजगार की अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता बनी हुई है। यानी चीन की वृद्धि असंतुलित हो रही है। इसी सप्ताह चीन के केंद्रीय बैंक पीबीओसी ने यह भी कहा कि अभी ब्याज दरें कम करने की गुंजाइश है। बैंकों का रिजर्व रेशियो और घटाया जा सकता है। यानी ग्रोथ को लाने के लिए चीन में कर्ज सस्ता किया जाएगा। भारत के लिए जानना जरूरी है कि जब चीन की घरेलू मांग कमजोर होती है तो चीन के उत्पादक और आक्रामक तरीके से उन निर्यात बाजारों में आते हैं जहां वो बड़ा निर्यात करते हैं, और भारत उन बाजारों में से एक है। अब करते हैं शेयर बाजार की बात। चीन के CSI 300 सूचकांक में इस हफ्ते थोड़ी गिरावट आई। 3 महीने का निचला स्तर आ गया, लेकिन ये पूरी तस्वीर नहीं है। एक और दूसरा बाजार चमक रहा है। चीन का स्टार मार्केट इस हफ्ते नई ऊंचाई पर था। स्टार मार्केट चीन का टेक केंद्रित बाजार है। यहां उछाल क्यों आई? कारण बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि एनवीडिया का चीन में एआई चिप बेचना लगभग रुक गया है और उस कमी के कारण हुआवे, CXMT और घरेलू चिप बनाने वाली कंपनियां बाजार पकड़ रही हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट बताती है कि अक्टूबर 2025 के बाद पहली बार विदेशी निवेशक चीन के तकनीकी शेयरों में निवेश बढ़ा रहे हैं। ये एक बड़ा संकेत है, क्योंकि चीन का एआई बुनियादी ढांचा जितना आत्मनिर्भर होता जाएगा, निवेशकों का आकर्षण बढ़ता जाएगा। अब चलते हैं अगले खंड की तरफ, जहां हम तकनीक और इनोवेशन की बात करेंगे। रॉयटर्स ने 7 जुलाई को एक विशेष रिपोर्ट प्रकाशित की और यह रिपोर्ट एआई की दुनिया के लिए एक बड़ी घटना की जानकारी देती है। आप जानते हैं डीप सीक चीन की सबसे अग्रणी एआई लैब है। यह अपना खुद का एआई इन्फ्रेंस चिप विकसित कर रही है। पहले समझते हैं कि इन्फ्रेंस चिप होता क्या है। एआई में 2 चरण होते हैं। पहला है प्रशिक्षण, जिसमें मॉडल को डेटा सिखाया जाता है। मानो एआई मॉडल एक छात्र होता है जो बार बार अभ्यास से काम करना सीखता है। दूसरा चरण है उस ट्रेंड मॉडल को उपयोगकर्ताओं के सामने चलाना। यानी जब आप डीप सीक से कोई सवाल पूछते हैं तो वो इन्फ्रेंस प्रक्रिया का इस्तेमाल करता है और इसके लिए एक दूसरा चिप चाहिए। डीप सीक का नया चिप इसी इन्फ्रेंस या अनुमान की प्रक्रिया के लिए है। इस चिप का इस्तेमाल करके लार्ज लैंग्वेज मॉडल अंदाज लगाता है कि आपको क्या जवाब दिया जाए। इसे कुछ ऐसे समझिए जैसे ओपन एआई या एंथ्रोपिक खुद अपना चिप बनाने लगे। अभी डीप सीक 2 तरीके के चिप पर निर्भर है। एक एनवीडिया के चिप जो अमेरिका के निर्यात प्रतिबंधों के कारण चीन को सहजता से नहीं मिलते, और दूसरा हुआवे का एसेंट चिप है जो एनवीडिया जितना कुशल नहीं है। जापान टाइम्स और ताइपे टाइम्स ने लिखा है कि यदि डीप सीक का अपना इन्फ्रेंस चिप सफल हुआ तो तस्वीर कुछ ऐसी बनेगी। एआई मॉडल की ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण होगा हुआवे के एसेंट पर और इन्फ्रेंस का काम होगा खुद डीप सीक के अपने चिप पर। डीप सीक का ग्लोबल लार्ज लैंग्वेज प्लेटफॉर्म पूरी तरह घरेलू एकीकृत एआई ढांचा बन जाएगा। कोई विदेशी निर्भरता नहीं होगी। ध्यान दीजिए कि यदि चीन पूरी तरह स्वतंत्र एआई की व्यवस्था खड़ी कर लेता है तो तकनीक की दुनिया में चीन और अमेरिका 2 धाराएं होंगी। भारत को तय करना होगा कि किसके साथ जाना है। दूसरी भी खबर एआई से जो बड़ी जरूरी है। 15 जुलाई से चीन में जेनरेटिव एआई के नए नियम लागू हो गए हैं। ये नियम कहते हैं कि पहली बार एआई निर्मित सामग्री पर वाटरमार्क अनिवार्य होगा।
फिर चाहे वो टेक्स्ट हो, वीडियो हो या इमेज हो, यानी कोई भी चीज़, कोई भी कंटेंट जो एआई से तैयार हो रहा है उस पर वाटर मार्किंग करनी होगी। दूसरा, सार्वजनिक तौर पर कंटेंट रिलीज करने से पहले सरकारी सुरक्षा की जांच पास करनी होगी। और तीसरा, चीन के एआई यूजर्स का डेटा चीन के भीतर ही रहेगा, चीन की सीमाओं के अंदर रखा जाएगा। इस दायरे में कौन आता है? बाइट डांस का डुआबाओ चीन का सबसे लोकप्रिय एआई चैटबॉट है। 15 करोड़ के आसपास मासिक उपयोग करने वाले लोग हैं। दूसरा बड़ा एआई चैटबॉट है अलीबाबा का क्वेन, ये सब दूसरा सबसे बड़ा ऐप है। यहाँ ध्यान दीजिए कि यूरोपीय संघ का एआई कानून अभी लागू होने की प्रक्रिया में है। अमेरिका के पास कोई राष्ट्रीय एआई कानून है ही नहीं, जबकि चीन का कानून 15 जुलाई से लागू हो गया है। यानी दुनिया का सबसे व्यापक एआई रेगुलेशन सबसे पहले चीन में लागू हो रहा है। आप ये संयोग जरूर समझिए कि जिस सप्ताह चीन का एआई रेगुलेशन आया, उसी सप्ताह डीप सीक के खुद के इन्फ्लुएंस चिप की भी खबर आई। अब चलते हैं अगले चरण की तरफ, तकनीक के बाद समाज और संस्कृति। यहां बड़े दिलचस्प ट्रेंड हैं आपके लिए। क्या आपको पता है कि दुनिया के युवा चीनी हो रहे हैं, यानी बिकमिंग चाइनीज। इंटरनेट की भाषा में से चाइना मैक्सिंग कहते हैं। ये 2026 का अभी तक का सबसे अप्रत्याशित सांस्कृतिक रुझान है। टिकटॉक, इंस्टाग्राम और अमेरिका पर यूरोप और भारत के युवा चीन की दैनिक जीवन शैली अपना रहे हैं। गर्म पानी पीना, कुइगोंग करना, मैंड्रिन सीखना, पारंपरिक चीनी चिकित्सा आजमाना। चीनी अमेरिकी निर्माता शेरी जिरुई का एक वीडियो 14 लाख बार देखा गया है। एक अमेरिकन यूट्यूबर है आइशो स्पीड, 2025-26 में उन्होंने चीन का दौरा किया था और उनके वीडियोस ने करोड़ों लोगों को रोजमर्रा चीनी लोगों की जिंदगी से परिचित कराया है। ईस्ट एशिया फोरम ने अपनी अप्रैल 2026 की रिपोर्ट में चाइना मैक्सिंग को इमोशनल सॉफ्ट पावर कहा है, यानी एक ऐसा प्रचार जो सरकार नहीं करती बल्कि एल्गोरिदम के जरिए फैलता है। क्या आपको भारत में इंस्टाग्राम रील्स पर ऐसा रुझान दिखा है? यदि ऐसा है तो कमेंट में बताइएगा। सोशल ट्रेंड की एक और खबर ध्यान देने लायक है। जुलाई में दक्षिण चीन के गुआंगडोंग में तूफान का मौसम होता है और तूफान चरम पर हैं। वीबो, वीचैट, डॉयन पर बाढ़ की चेतावनियां, बचने के रास्ते, नागरिकों के वीडियो फैल रहे हैं। ये एक रोचक घटना है। चीन का सोशल नेटवर्क एक समानांतर आपदा संचार सिस्टम बन गया है, यानी आधा सरकार का और आधा जनता का। और अब हम आ गए हैं अपने साप्ताहिक बाजार पर। इस हफ्ते एक ऐसा शहर जो 2000 साल से एक ही व्यापार में अग्रणी रहा है। मीट द मार्केट में हम आपको ले चलते हैं हैंगझू, यानी चीन की रेशम कैपिटल, सिल्क कैपिटल, रेशम की राजधानी, जहां सिल्क की विरासत 2000 साल पुरानी है। यह नाम सुनते ही आपको बार बार एक चीन की बहुत देखी तस्वीर याद आएगी, वेस्टलेक। ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, आपने कई बार देखी होगी। यह शहर चीन के दो मशहूर कवियों के लिए जाना जाता है। एक थे तांग वंश के बाईजुई और दूसरे सांग वंश के दौरान अपनी रचनाओं के लिए विख्यात हुए सुशी या सुदांगपो। कवियों की नगरी आज व्यापारियों के लिए सिल्क का शहर है। हांगझू में 2000 साल से भी अधिक से रेशम का उत्पादन हो रहा है। चीन का नेशनल सिल्क म्यूजियम यही है। यहाँ थोक सिल्क का बाजार है। कच्चे रेशम से लेकर कपड़े तक सब कुछ यहाँ मिलता है। मगर इस सप्ताह हम यहाँ क्यों आए? क्योंकि यहाँ क्विक्सी फेस्टिवल आ रहा है। इसे चीन का वैलेंटाइन डे कहा जाता है, जो 2 अगस्त को आता है और इस दिन उपहार में सिल्क के वस्त्र बांटे जाते हैं। यहाँ भारतीय खरीदार खूब आते हैं। सूरत और वाराणसी के वस्त्र आया तक यहाँ से साड़ियों और दुपट्टों और कढ़ाई के लिए सिल्क ले जाते हैं। हांगझू का कच्चा और प्रोसेस्ड सिल्क भारत के कपड़ा उद्योग में इस्तेमाल होता है। तो बाजार के बाद का सेगमेंट है चाइना नंबर 1, यानी वो तथ्य जो इस हफ्ते आपको चौंकाएगा। दुनिया के आकाश पर किसका राज है? आप कहीं भी जाएं, फिल्म की शूटिंग देखें, खेतों पर दवा का छिड़काव देखें, शादियां हों, कंस्ट्रक्शन हो रहे हों, क्रिकेट का मैदान हो, जो ड्रोन ऊपर उड़ रहा है, 70 से 80% इस बात की संभावना है कि ड्रोन DJI ने बनाया होगा। DJI यानी डाजियांग इनोवेशंस। शेंजन में एक कंपनी 2006 में शुरू हुई थी। फ्रैंक वांग ने बनाई थी। उम्र थी 26 साल। आज दुनिया के कंज्यूमर ड्रोन बाजार में 70 से 80% हिस्सेदारी रखती है। कॉमर्शियल ड्रोन में इसका हिस्सा 70% है। चीन कुल मिलाकर दुनिया के 2/3 कॉमर्शियल ड्रोन बनाता है। इसका विस्तार देखिए। DJI का एग्रास यानी कृषि ड्रोन दुनिया में हर साल 1000 अरब एकड़ जमीन पर दवाओं का छिड़काव करता है, लेकिन अमेरिका ने DJI को सरकारी उपयोग के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। सिविल मार्केट में 100 से अधिक देशों में DJI के ड्रोन अभी भी नंबर 1 है। 2020 तक भारत भी इसके बड़े ग्राहकों में था, लेकिन गलवान की घटना के बाद इसमें सख्ती की गई है। हालांकि भारत सरकार अब चीन को लेकर अपनी नीतियों को थोड़ा उदार कर रही है। और अब हम अंत में आ गए हैं इतिहास के पन्ने पर। यह वर्ष है 605 ईस्वी का। सुई वंश के सम्राट यांग ने एक आदेश दिया। आदेश यह था कि बीजिंग से होंगझू तक, यानी उत्तर से दक्षिण तक
करीब 1776 किलोमीटर की एक नहर खोदी जाए। 10 लाख मजदूरों ने 5 वर्ष में जो नहर बनाई वो आज भी मौजूद है और आज भी ये दुनिया का सबसे लंबा मैन मेड कृत्रिम जलमार्ग है। 2014 में इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा दिया। इस नहर ने चीन के लिए क्या किया? उत्तर का गेहूं दक्षिण तक गया, दक्षिण का चावल उत्तर आया। इस नहर के सहारे सेनाएं देश भर में फैली, व्यापार फला फूला और एक विशाल साम्राज्य सुचारू रूप से चल सका, क्योंकि एक नहर उसकी धुरी बन गई थी। ये धुरी गोल नहीं थी, बल्कि उत्तर से दक्षिण को फैली थी। मगर किस्सा ये कि सम्राट यांग का अंत अच्छा नहीं हुआ। इस विशाल परियोजना के खर्च ने सुई वंश के साम्राज्य को तोड़ दिया। सम्राट के खिलाफ विद्रोह हुआ, यांग का पतन हुआ, लेकिन जो नहर बनाई थी वो बनी रही। तांग, सोंग, युआन, मिंग, क्विंग हर राजवंश ने इसका उपयोग किया। आज 2026 में इस नहर पर कार्गो बोट्स चल रही हैं। 1400 वर्ष पुराना बुनियादी ढांचा आज भी सक्रिय है। आज जब आप ईरान तक फैले चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का नाम सुनते हैं या यांगजी रिजर्व की इकोनॉमिक बेल्ट को देखते हैं, तो याद रखिए कि बुनियादी ढांचे के जरिए साम्राज्य बनाने की सोच चीन में 605 ईस्वी से जारी है और ग्रैंड कैनाल उसका सबसे पुराना जीवंत प्रमाण है। तो ये था आज का चाइना वॉच। चिप्स की तस्करी से लेकर डीप सीक के नए चिप तक, चीन की अर्थव्यवस्था से आ रहे दो परस्पर विरोधी संकेतों और आंकड़ों पर, और 1400 वर्ष पुरानी नहर तक। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नई खबरों, नए आंकड़ों, नए नजरिए के साथ। आपकी प्रतिक्रिया, सुझाव, सलाहें बोनस टीम की मेहनत को साकारत करती हैं। हमें बताइए कि आपको कैसा लगा इस सप्ताह का चाइना वॉच। जुड़े रहिए बोनस से।